अस्वाभाविक नहीं लग रहा मुझे। क्यों नहीं लग रहा है कि ये मानव का जो राजनीतिक विकास है अमेरिका के संविधान का, अमेरिका के संविधान में ये स्पष्ट रूप से कहा गया कि सब व्यक्ति अधिकारों और गरिमा की दृष्टि से समान और स्वतंत्र पैदा होते हैं। लेकिन लेकिन गुलामी को मिटाने में उनको 90 साल लग गए, गुलामी स्लेवरी को खत्म करने में। फिर ब्लैक व्हाइट का जो रेशियल कॉन्फ्लिक्ट था उसको खत्म करने में अगले 100 साल लग गए। तो ये कोई अस्वाभाविक नहीं है। फिर ट्रंप ने पिछले टर्म में जो शब्द यूज किए थे, हैती और अल सल्वाडोर, सोमालिया, इनके लिए वर्ड यूज किया था कि ये शिट होल कंट्रीज हैं, बहुत ही घिनौने देश हैं। ये 2018 की बात है। उसके बाद में 2019 में उन्होंने फिर ये शब्द यूज किया कि ये फिल्दी प्लेसेज हैं, फिल्दी प्लेसेज हैं, ब्रूटल बुली यूज किया, क्रिमिनल क्राइम इन्फेस्टेड वर्ड यूज किया। तो ऐसा ट्रंप प्रारंभ में ही करता रहा है। उसके बाद ममदानी को लेके ये कहा कि ये तो लेफ्ट लूनाटिक है, कम्युनिस्ट लेफ्ट लूनाटिक। जीतने के बाद उन्होंने व्हाइट हाउस बुला लिया, वो एक अलग बात है। न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद सर सादिक है जो लंदन के मेयर हैं, उसके लिए उन्होंने ऐसे ही वर्ड यूज किए कि ये तो टेरिबल 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 पर्सन है और ये आ गया तो सरिया कानून लागू कर देगा। वहां ब्रिटेन में भी ट्रंप का विरोध केवल मुस्लिम से नहीं किया, ब्रिटेन के व्हाइट लोग हैं उन्होंने भी विरोध किया कि हमारे मेयर के लिए ऐसा कैसे कह सकते हैं। अभी सरिया कानून ब्रिटेन में कोई मान्यता नहीं है। सरिया काउंसिल है, वो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी लीगल वैलिडिटी नहीं है उसके निर्णयों की। तो ये तो ट्रंप शुरू से ही इस तरह के शब्द यूज करता रहा है। देखिए ये शिट होल है, वो तो गार्बेज से भी बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है जो पिछले टर्म में उन्होंने यूज किया है। तो ये अस्वाभाविक नहीं है। लेकिन अभी जो सोमालिया को लेके यूज किया है वो अमेरिकन कांग्रेस की जो लेडी हैं इलियास ओमार, उसके लिए किया है। इसलिए ये राजनीतिक ज्यादा हो गया है और वहां इस तरह का विरोध शुरू हो गया है। लेकिन इससे क्या रिफ्लेक्ट होता है? इससे रिफ्लेक्ट ये होता है कि ट्रंप की जो वाइट क्रिश्चियन जियोनिस्ट सुप्रीमेसिस्ट एटीट्यूड है वो रिफ्लेक्ट होता है। और ये अफ्रीका और अमेरिका के साथ भी, उन्होंने अफ्रीका के प्रेसिडेंट को व्हाइट हाउस में बुलाया तो आप जेनोसाइड करते हो व्हाइट लोगों को, अब व्हाइट लोगों को मार रहे हैं। एक एग्रीकल्चर कानून पास कर दिया, उसको लेके कुछ फोटो दिखाई, उन्होंने कहा कि ये फोटो तो है ही नहीं, ये तो मैन्युफैक्चर्ड फोटो हैं, डीप फेक हैं। तो अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने व्हाइट हाउस में कहा कि ये मेरा एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, ये व्हाइट रेस का है, ये आपको जवाब देगा। तो उसने जवाब दिया और फिर G20 की मीटिंग का बायकाट किया। अब वो कह रहे हैं अगली G20 अमेरिका करेगा 26 में, तो हम अफ्रीका को नहीं बुलाएंगे, उसकी जगह पोलैंड को बुलाएंगे। तो ये अस्वाभाविक नहीं है। जिस तरह की ट्रंप की मानसिकता है, जिस तरह का बेंट ऑफ माइंड है, वो एक तरह का सिविलाइजेशनल बैटल शुरू करना चाहते हैं दुनिया में। और यही नहीं, 2017 में जो G20 की मीटिंग में गए थे जर्मनी में, तो उस समय पोलैंड में जो पब्लिक एड्रेस किया था तो वहां व्हाइट लोगों को ये कहा सेव योर सिविलाइजेशन, अपनी सभ्यता को बचाओ, सभ्यता खतरे में है। तो ये प्रारंभ से ही ट्रंप का ऐसा माइंडसेट है। लेकिन अब ये वो फिर उछल गया है ये मामला। तो अब ऐसी स्थिति में केवल ऐसा नहीं है कि वो केवल मुस्लिम्स के अगेंस्ट में है, वो तो ये कहते हैं कि जो भी इमिग्रेंट्स हैं। नहीं, लेकिन आजकल तो सर पाकिस्तान के साथ उनकी काफी नजदीकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो पाकिस्तान के लिए क्या कभी ऐसा बोला गया है क्या ट्रंप की ओर से? देखिए पाकिस्तान के साथ ऐसा तो नहीं बोला गया, लेकिन टेररिज्म का सपोर्ट नहीं करने के लिए पिछले टर्म में उन्होंने कहा कि हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, किसी भी रूप का टेररिज्म है पाकिस्तान अगर फैलाता है तो। पाकिस्तान का बिना नाम लिए उस तरह की बात कही है। लेकिन देखिए जब देश के प्रमुख होते हैं तो उनका फिर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हो जाता है राष्ट्र का। पाकिस्तान अगर उनके लिए कहीं सहूलियत बनता है, क्योंकि पाकिस्तान का जो लोकेशन है उससे वेस्ट एशिया नजदीक है, सेंट्रल एशिया नजदीक है, साउथ एशिया में पाकिस्तान खूब है, तो अमेरिका के लिए इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। लेकिन अफगानिस्तान में ऑलरेडी वो देखिए आतंकवाद के अगेंस्ट वो है, बयान उनका सामने आया। लेकिन बंद कमरे में मुनीर के साथ जो उनकी मुलाकात होती है, बातचीत होती है, तो ये क्या बताता है सर?
देखिए, ये आतंकवाद को लेके उन्होंने पाकिस्तान की आलोचना नहीं की है। उन्होंने ये कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। अब आतंकवाद पे तो लोगों की, पूरी दुनिया की सहमति है ही नहीं। आतंकवाद को लेके भारत ने प्रोबेबली 1996 में जनरल असेंबली में, यूएन में प्रस्ताव रखा था कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, आज तक उस पर सहमति नहीं बनी है। तो दुनिया, कुछ लोग जिसको आतंकवादी कहते हैं, दूसरे उनको सपोर्ट करते हैं। तो इतनी अस्पष्टता की स्थिति है, तो उसमें आतंकवाद को अभी भी दुनिया डील नहीं कर सकती जब तक सहमति नहीं बने कि आतंकवाद क्या है। इसको लेके बिल्कुल ठीक है। सहमति नहीं है। कुछ लोग कुछ देश आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, उनको दूसरों को अफेक्ट ठीक होता है। है, उसका विरोध शुरू कर ठीक है देते सर, मैं हैं। आपके पास आ रही हूँ। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर उरूज खान भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका भी चर्चा में। उरूज खान साहब, अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया संसद के अंदर, आपने भी सुना होगा, इस्माइलिया को लेकर जो उनका बयान सामने आया है, जो कचरा शब्द का इस्तेमाल किया गया, इस पर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, उन्होंने एक तो ये पहले भी वो साउथ अफ्रीका पर अभी 3 दिन 4 दिन पहले टिप्पणी कर चुके हैं। और उसके बाद अभी सोमालिया के ऊपर जो उन्होंने ये चीज कही है, वो एक तरह का पर्सनल या काउंटर अटैक भी आप कह सकते हैं। क्योंकि एक तरफ सोमालियन डेमोक्रेटिक वो जो रिपब्लिकन से डेमोक्रेटिक पार्टी से जो मेंबर हुए थे, और इल्हान उमर के साथ में जो एक उमर फाते हैं, वो लोग जो खड़े हुए थे, तो उनका जो कहीं कहीं पे कुछ कुछ ऐसी रैलीज हुई हैं उनकी वहां पर अमेरिका में, कि जहां पर उन्होंने ट्रम्प के बहुत सारे डिसीजंस को नल एंड वाइड करने के लिए पब्लिक से सपोर्ट मांगा। और जो अफ्रीका के अगेंस्ट में थी या सोमालिया के अगेंस्ट में थी, ये सारी चीजों को देखते हुए भी उन्होंने जो स्टेटमेंट्स शुरुआत में दिए थे, वो ट्रम्प ने इस वक्त इनके सामने आने के ऊपर और उस चीज को पर्सनल अटैक एक तरह से किया था। दूसरी ये बात कहेंगे कि देखिए, ट्रम्प की अगर बात करते हैं तो जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड जॉन ट्रम्प हैं, ये समय समय पर कुछ न कुछ किसी न किसी के खिलाफ कभी न कभी टिप्पणी दिया करते हैं। और टिप्पणियों में इधर हाल में ही देखा गया है कि काफी तेजी आ चुकी है इनकी टिप्पणियों में। तो ये पहली दफा नहीं है कि जो सोमालियंस के लिए, या इन्होंने जो इनके सोमाली अमेरिकन जितने भी हैं उनके लिए इन्होंने टिप्पणी करी है। इससे पहले इन्होंने इंडियंस के लिए भी खिलाफ एक टिप्पणी करी थी, कि जहां पर इन्होंने ये बात कही थी कि कोलंबस, ये बात गलत कही जाती है कि कोलंबस निकला था अमेरिका के लिए और पहुंच गया इंडिया, और ये गलत चीज कही जाती है। तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारी चीजों के लिए, फिर इन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए इन्होंने हाल में ही किया, सारी बयानबाजियां करी। और उसके अलावा देखा जाए तो जब हाल में ही हमारे मुल्क पर पाकिस्तान ने जब हमला किया था, उस वक्त भी इन्होंने एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान को सपोर्ट दिया था कहीं ना कहीं जाकर के, और बहुत बड़े हमदर्द बन रहे थे ये आसिम मुनीर के, जो कि खुद में अपने आप में एक तरह का टेररिस्ट है वो, है ना। तो देखिए, ये चीजें बहुत तेजी से एक तरह का ये प्रेसिडेंशियल शिप से हटकर एक बहुत बड़े डिप्लोमेट बन गए हैं ये इंटरनेशनल लेवल। मैं आपसे उरूज खान समझना चाहूंगी, अब ये जो दोहरा मापदंड देखने को मिल रहा है, पाकिस्तान को लेकर नरमी, और इसके बाद अलग अलग देशों को लेकर जो उनकी प्रतिक्रिया, जो बयान वो देते हैं, आखिर क्या स्ट्रैटेजी कोई समझ आ रही है? क्या हो सकता है इसके पीछे का उनका पूरा मकसद? देखिए, मकसद तो इनका जब कभी भी साफ नहीं होता है। अभी आपने ईरान और इजराइल वॉर में भी इनका मकसद आपने देखा होगा कि इन्होंने बयान कुछ और दिए थे, मौके पर इनकी इंटेलिजेंस ने जब चीजें इनके सामने बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई करी, इन्होंने बयान 2 ही दिन के बाद बदल दिया। और फिर ईरान से ये जहां समझौते की बात कर रहे थे, वहीं इन्होंने मिसाइल दाग दी थी। फिर उसके बाद इन्होंने बंकर बस्टर्स बम दागे, वो बात अलग सी है। मगर जब बात इनकी टिप्पणियों की होती है और इनके प्लान की होती है, तो हम एक बार इनके जो हाल में बयान दिए गए हैं, जो 2018 में इन्होंने बयान दिए थे, जब ये बड़े लाइमलाइट में आ गए थे, और इनकी जो वाइफ हैं मेलेनिया ने इनके ऊपर एलिगेशन लगाया था, और फिर उसके बाद इनकी वाइफ साउथ अफ्रीका चली गई थी, वहां से एलिगेशन लगाया था इनके ऊपर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, जो वहां पर अमेरिकन जो पोर्नोग्राफिक स्टार है। और उसके बाद ये वो खुद भी साउथ अफ्रीका चली गई थी।
और जब वहां से लौटी हैं तो इन्होंने इनकी वाइफ ने इनको पर काफी प्रेशर किया था, मेलेनिया ने, और ये भी चीजें उन्होंने कही थी कि हाँ बड़े उस पर काम करिए, बच्चों के वेलफेयर पे काम करना होगा। फिर उसके बाद इन्होंने देखा था कि मेलेनिया का काफी ज्यादा झुकाव अफ्रीकन कम्युनिटीज की तरफ ज्यादा हो गया था। तो इनके बयान उस वक्त भी बड़े पर्सनल हो गए थे 2018 में। 2021 में जब ये व्हाइट हाउस छोड़ रहे थे और प्रेसिडेंशियल शिप इनके हाथ से निकल चुकी थी जी। और बाइडेन के हाथ में चली गई थी प्रेसिडेंशियल शिप, और इलेक्शन वो जीत गए थे और बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली थी, तब भी इन्होंने बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स जाते जाते दिए थे ट्रंप ने। तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने इनके फेवर में ही बयान करे थे उस वक्त भी। और बाद में जब आसिम मुनीर का पीरियड आता है तो आसिम मुनीर से ये इतनी ज्यादा दोस्ती दिखाना शुरू कर देते हैं जी। और इंडिया को बिल्कुल एकदम सेकेंडरी रख देते हैं उठा करके, और जहां पर ये दिखाते हैं पहले कि इंडिया ही इनके लिए सब कुछ था, और बाद में ये इंडिया को दूसरी ये एकदम सेकेंडरी पोजीशन पर ला करके खड़ा करके देखना शुरू कर देते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं ये चीजें ये भी दर्शाती हैं कि जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, इनका जो मानसिक संतुलन है ये भी कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ है। तो जब अगर मानसिक संतुलन बिगड़ा ना होता तो 2 दिन पहले जो बयान आपने दिया था और 2 दिन के बाद जब आपने एक्शन लिया है, तो वो एक्शन बिल्कुल आपके स्टेटमेंट के अगेंस्ट कैसे हो सकता है? वो इसलिए हो सकता है क्योंकि जो डिसीजन आपकी इंटेलिजेंस ने लिया था वो डिसीजन आपके डिसीजन से बिल्कुल डिफरेंट था। और हमेशा से ये बात चली आ रही है कि अमेरिका को प्रेसिडेंट्स नहीं चलाते हैं, ये चलाती हैं वहां की इंटेलिजेंस हमेशा। तो अमेरिका ने या वहां के जो भी प्रेसिडेंट्स हुए हों, जब जिसमें सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल प्रेसिडेंट ये डोनाल्ड ट्रंप रहे हैं, और मौजूदा स्थिति में जो इन्होंने इस वक्त ये बात कही है कि सोमालिया के लोग कचरा है और सोमालियंस भी कचरा है, तो वो ये शायद भूल गए कि वो सोमालियंस को पासपोर्ट देने वाला और नेटिव वहां का बनाने वाला भी अमेरिका ही है। तो क्यों पहले ये चीज समझ में नहीं आई, या फिर ये निशाना साध रहे हैं कि जो पहले के प्रेसिडेंट्स ने जो चीजें डिसीजंस लिए हैं या इनडायरेक्ट वे में उन पर निशाना साध रहे हैं। ये इनडायरेक्ट वे में बैराक ओबामा पे ये निशाना साध रहे हैं, और इनडायरेक्ट वे में जो पिछले प्रेसिडेंशियल शिप्स हो चुके हैं, जो जा चुके हैं, उनके जो डिसीजंस हैं, ये इनडायरेक्ट वे में उन पर निशाना साधा जा रहा है। दूसरी बात करते हैं कि जब ये बात करते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स की, तो एक तरफ ये मुस्लिम कम्युनिटीज को टारगेट करते हैं कहीं पर, और दूसरी तरफ ये पाकिस्तान को दिखाते हैं कि ये वहां पर सबसे ज्यादा उनके हितैषी हैं, और एक तरफ ये मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी से वहां अमेरिका बुला करके और बहुत बड़ा इनको क्राउनशिप की तरह एक प्रेजेंट करा जाता है, और उनको बहुत ही डिलीजेंटली लिया जाता है, हाथों हाथ लिया जाता है, और उसके बाद उनका बड़ा भारी इस्तकबाल किया जाता है वहां पर। और तीसरी तरफ आप अफ्रीका को उस तरह से आप डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं वर्ड्स में। तो अफ्रीका के बारे में तो ये भी कहा गया था कि अभी कुछ ही वक्त पहले, यानी कि अभी 10 से 12 दिन हुए होंगे पहले, कि जब इंटेलिजेंस इनकी इनसे कोशिश में लगी हुई थी कि वापस अफ्रीका को हम अमेरिका के शक्ल में देना चाहते हैं। तो पहले भी तो आपकी पीस फोर्सेस वहां पर तैनात थी, पहले भी अफ्रीका का आपने फायदा उठाया था और अफ्रीकन लैंड्स का आपने फायदा उठाया था। सोमालिया ही नहीं, नाइजीरिया, और उसके बाद जो इनकी एक CIA की जो स्पाई थी जिसके ऊपर पूरी मूवी बन गई थी और जिसकी आइडेंटिटी इन्होंने लेटर ऑन रिवील करवा दी थी अमेरिका ने, उसका हस्बैंड जो था, जो रशियन था, वो भी तो अमेरिका से पूरा सप्लाई में नाइजीरिया से लगा हुआ था, यूरेनियम का पूरा वहां से पूरी तस्करी चल रही थी एक तरह से। तो ये अफ्रीका में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो पूरा एक तरह से कमांड इन चीफ अमेरिका बना हुआ है अफ्रीका का। और जो हाल में ही जो सारी घटनाएं हुई हैं अफ्रीका रीजन में, जितना अफ्रीका, इससे उरूस खान साहब यही समझ आ रहा है ना कि जहां पर वो फायदा देखते हैं वहां पर उनका स्टैंड बदल जाता है, इस तरीके से कह सकते हैं इसको। क्योंकि भारत को लेकर भी देखिए उनका जो दोहरा अब चरित्र देखने को मिलता है, कभी दोस्ती और उसके बाद फिर भारत के खिलाफ ही तमाम तरीके से वो कदम भी उठाते हुए नजर आते हैं। लेकिन सर मैं आपसे समझूंगी करुणी सिंह सर, क्योंकि अब अगर कोई राष्ट्रीय नेता, अंतर्राष्ट्रीय नेता अगर इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करे या फिर समय समय पर बाकी देशों को लेकर जो उनका बयान दिया जाए, तो आखिर ये जो लोकतांत्रिक राजनीति है उसका स्तर क्या समझ आता है देखने के बाद? पुनीता,
पर ट्रंप का जिस तरह का व्यवहार है, जिस तरह के वर्ड यूज करते हैं, वो पूरी भी सामाजिक ज्ञान के खिलाफ ही हैं। उन्होंने आते ये कहा था कि जो DEI, डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूसिविटी के सिद्धांत हैं, उनको मैं अमेरिकन सोसाइटी में एक्सपेरिमेंट नहीं करने दूंगा। उन्होंने कहा कि क्रिटिकल थ्योरी का सिद्धांत है, ये थ्योरी है, ये अमेरिकन समाज पे एक्सपेरिमेंट नहीं करने दूंगा। तो ट्रंप टिपिकली एक रियल एस्टेट डीलर होता है, जिसका व्यवहार होता है अपने यहाँ भी हम देखते हैं रियल एस्टेट वाले किस तरह से डील करते हैं, किस तरह से वो ग्रीन पास्चर दिखाते हैं। तो जो आपने एक सवाल पूछा कि वो कुछ मुस्लिम कंट्रीज के साथ तो अच्छी दोस्ती है और कुछ को इस तरह से डेरोगेटरी, ये सिंपल इंटरेस्ट है। देखिए, एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि ट्रंप के जवाई जैरेड कुशनर और विटकोफ दोनों बिजनेस पार्टनर हैं। पूरे इजराइल वाले मामले में, जो गाजा का मामला है जहां उसको रिवराइन बनाना है, उसमें पूरी पीस प्रोसेस में वो इन्वॉल्व हैं। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसमें वो क्रिप्टो और जो मिनरल्स हैं उनको लेके वो इन्वॉल्व हैं। रशिया में जो कुछ हो रहा है, रशिया यूक्रेन में, उनमें वो इन्वॉल्व हैं। तो जैसे मिडिल ईस्ट में पहली ट्रंप ने विजिट की और सऊदी अरब गए, जिसकी बात हमारे मित्र ने भी कही है, तो वहां जाके क्या किया, उन्होंने कहा कि हमारे पहले तो उन्होंने अपने जवाई को विटकोफ को भेजा कि आप कुछ ग्राउंड वर्क होमवर्क करो, और फिर जाते ही ये कहा कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर वो UAE गए, कतर गए, वहां भी यही कहा कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अभी जो सऊदी के उसको बुलाया MBS को वाशिंगटन, वहां भी उन्होंने यही कहा कि आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए। तो ट्रंप तो एक टिपिकल बिजनेस करने वाले की तरह हैं, जो एनलाइटन पॉलिटिकल लीडरशिप होना चाहिए वो नहीं है। और उसमें यही नहीं, वो अमेरिका का इंटरेस्ट भी सर्व नहीं कर पा रहे हैं। पूरी अमेरिका का जिस तरह के पूरी दुनिया विरोध में खड़ी हो गई है, इजराइल के साथ अमेरिका के अलावा कोई नहीं है, उनके यूरोपियन अलाइंस भी नहीं है, फ्रांस नहीं है, ब्रिटेन तक उनके साथ नहीं है, फिर भी वो इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। तो इस तरह से अमेरिका की प्रेस्टीज का भी नुकसान कर रहे हैं, और अमेरिका को एक डेमोक्रेसी का आदर्श मानते थे, वो भी हालात खराब हो रहा है, और इसीलिए उनकी पॉपुलैरिटी अमेरिका में कम हो रही है निरंतर रूप से। लेकिन फिर भी वो ये कह रहे हैं कि मैं अमेरिका को ग्रेट बनाऊंगा, अमेरिका फर्स्ट मेरा स्लोगन है, और मैंने 8 महीने में 8 जगह शांति की स्थापना कर दी। अभी भी उन्होंने जो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी रिपोर्ट आई है, उसमें यही कहा है कि मैंने 8 देशों में शांति की स्थापना कर दी, और अब यूक्रेन में भी कर दूंगा शांति की स्थापना। तो उनका जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल एक प्रॉपर्टी डीलर की तरह, एक पोलिस्ट और जो एनलाइटन पॉलिटिशियन का होना चाहिए, स्टेट्समैन का होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है। तो जो पाकिस्तान और सऊदी अरब है, मिडिल ईस्ट में उनका इंटरेस्ट है, कॉमर्शियल इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, इसलिए उनके लिए वो नहीं कह रहे हैं। अफ्रीका उतना इंटरेस्ट उनका पूरा नहीं कर सकता। देखिए, हैती है, अल सल्वाडोर है, वो उनका इंटरेस्ट पूरा नहीं कर सकते, और नहीं कर सकते तो उनको वो शीट होल कहेंगे। और देखिए, जब उन्होंने सर सादिक को ये कहा, तो सादिक ने बहुत ही पोलाइट वे में रेस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा कि ये ट्रंप का इस तरह का एटीट्यूड है बिल्कुल कि सर, उनका जो ये रवैया देखने को